हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्तिया क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से दोस्तों मैं आप लोग के लिए 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें से दोस्तों वो सारे प्रश्न हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड रहेगा, जो कि सचिवालय का जो ट्रेंड रहा है पूछने का, उससे हूबहू मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन बना के लाया है और कुछ प्रीवियस ईयर दोनों कॉम्बो है। तो दोस्तों फिर से आज के वीडियो में एक कटअप रहेगा, और अपना कटअप दोस्तों आप बताइए कमेंट के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों आज के वीडियो का जो 100 मतलब कि 25 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, जो बिहार एसएससी का सिलेबस है उसमें 25 साइंस के प्रश्न बनते हैं। उसमें दोस्तों आज हम लोग का क्या रहा है, कटअप जनरल का 18, चूँकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल के हैं तो मैंने आज कटअप थोड़ा सा 2 नंबर कम किया है। ये क्या हो गया, जनरल 18 हो गया, ओबीसी का दोस्तों 16 हो गया, ईडब्ल्यूएस का चाहे या हो गया ईबीसी का, दोनों का इक्वली रहता है 1 नंबर के अंदर, तो आपका 15। दोस्तों ये कटअप दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, जो मापदंड है ये मापदंड आपके लिए आज के पेपर के लिए है। आप अपना कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों कि मानव निर्मित पहला तत्व कौन है। आपसे ये नहीं पूछा मानव निर्मित इनमें से कौन है, दोनों में अंतर है, पहला एलिमेंट कौन है और इनमें से कौन है दोस्तों। तो आप कैसे क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम। याद रखिएगा आप कैसे क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा दोस्तों। तो पहला कैंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपका ये रेडियम है, इसका खोज दोस्तों मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। थोरियम के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि थोरियम जो मोनोजाइट अयस्क से मिलता है, तो ये कहाँ पे भारत के किस राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा खान मिलता है, सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है। प्रश्न बन के आता है एग्जाम में कि मोनोजाइट अयस्क जो है दोस्तों वो किस राज्य में इसका सर्वाधिक भंडार है। तो दोस्तों याद रखेंगे केरल के बारे में, केरल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो थोरियम से दोस्तों थोरियम का एस भी पूछता है कौन सा है, तो आप याद रखोगे मोनोजाइट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि घाव की शीघ्रता से भरना हो तो कौन सा विटामिन काम करता है दोस्तों। पिछले ही क्लास में दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को डील किया था, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो अपने इसके विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं घाव भरने वाला विटामिन, ठीक है दोस्तों। फिर से दोस्तों नाम क्या है, एस कॉर्बिक। आपसे कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर स्कॉर्बिक हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल हो जाएगा। फिर दोस्तों विटामिन के का तो फिलोक्यूनिन हो जाएगा, और विटामिन ई का क्या हो जाएगा दोस्तों नाम, तो आपका थाइमिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं सबका रासायनिक नाम, चूँकि एग्जाम में रासायनिक नाम आपसे कभी न कभी पूछ देता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रासायनिक नाम के साथ। और ये आपका घाव बनने वाला एक क्वेश्चन विटामिन से और बनता है दोस्तों कि किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कहा जाए दोस्तों कैल्सीफेरॉल का नाम जानते हैं। और इस विटामिन में दोस्तों हम लोग हार्मोन के नाम जानते हैं, किस नाम से, तो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऊर्जा जो हमारे बॉडी में होते हैं वो किस रूप में संचित रहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा जो वास्तव में जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है दोस्तों, ये किस रूप में संचित होते हैं। तो आपने हो जाएगा एटीपी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है दोस्तों। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों ऊर्जा किस ग्रुप में रहता है, तो एटीपी ग्रुप में। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। और 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है वो श्वसन की प्रक्रिया से होता है और ऑक्सीकरण विधि द्वारा होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है वो क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया चलती है और विधि ऑक्सीकरण होती है। ये 2 पॉइंट आपसे प्रश्न बन के आते हैं पेपर में, आप ध्यान रखोगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक मैकेनिक 150 न्यूटन दोस्तों, 150 न्यूटन मतलब क्या है, एफ का वैल्यू क्या दे रखा है 150 न्यूटन। ठीक है, अब देखेंगे कि 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट जो पेंच है दोस्तों को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। यह उस नट को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग बल में एल से गुणा कर दें लंबाई से तो क्या मिलेगा, तो कार्य मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 150 है, फॉर्मूला होता है दोस्तों वर्क का एल से, ये मीटर, इसको मीटर भी कर सकते हो दोस्तों, मीटर भी कर सकते हो न्यूटन में। तो ध्यान रखिएगा 150 न्यूटन हो गया, और कितने सेंटीमीटर दोस्तों, तो 40 सेंटीमीटर बोला है दोस्तों। फिर क्या बोला इधर दोस्तों कि इधर आपका 50 न्यूटन लग रहा है, तो 50 गुने लेंथ पूछ रहा है, एल लिखेंगे 50 3 102 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, बल की दिशा में किया गया दोस्तों, जो बल की दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, आपको कार्य कहलाता है। बल की दिशा में अब गुने लंबाई क्या है दोस्तों, तो वो कार्य कहलाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जब एक वस्तु को 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, दो समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है दोस्तों, तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब दो समतल दर्पण दोस्तों, मान लीजिए कि 90 डिग्री है, इसको क्या होता है, वो इस एंगल से झुका जाता है। जो एंगल बना, ये आपका एंगल है, इसमें दो क्या है, आपको दो समतल दर्पण है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कि जितने डिग्री दोस्तों, टोटल डिग्री 360 डिग्री बट्टा क्या करना है, आपको 75 कर देना है। क्योंकि वैल्यू दोस्तों आपका दशमलव में आएगा। कंसेप्ट होता है कि अगर संख्या विषम में आए वही आंसर होता है, अगर संख्या सम में आ जाए तो वो एक घटा के होता है। तो जैसे कि मान लीजिएगा अगर एंगल 90 होता है दोस्तों, 90 और 360 में कटिए कितने 4 आ रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या 4 ना होके -1 होगा। कहने का मतलब दोस्तों संख्या जो आएगी प्रतिबिंबों की दोस्तों हमेशा विषम लेना है। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस तरीके चलेगा। लेकिन कभी 2 नहीं होगा, कभी 4 नहीं होगा, कभी 6 नहीं होगा। मतलब कि सम संख्याएं कभी भी प्रतिबिंब की संख्या नहीं हो सकती है। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं पहले ही, कि पहली बार कि आपको क्वेश्चन ऑप्शन देखना है कि 2 4 तो पहले ही एलिमेंट हो गया दोस्तों, और 75 है दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप 75 4 5 के 20 28 30। देखिए दोस्तों तो 300 जा रहा है दोस्तों, और प्लस में 75 करेंगे तो इसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। और आप जानते हैं कि संख्या सम में नहीं लेना है, तो एक घटा के क्या, इसको एक घटा देना है, तो संख्या 3 के आसपास रहेगी, 3 दशमलव समथिंग में। हमेशा याद रखना कि जब भी पूछे आपका एंगल वाला क्वेश्चन और दर्पण कैसा रहे, समतल है दोस्तों, तो ऑलवेज आपको विषम संख्या के पास जाना है। सम संख्या को पहले आप एलिमिनेट कर देना, और क्या करना है, जितना आपको एंगल दे रखा है और उसको टोटल एंगल से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों पर क्या है, 6 है कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जिसमें क्या पाया जाता है अधिकता, तो लवण, वो मृदा में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होता है दोस्तों, वो मृदा में लवण की मात्रा ज़्यादा है, उसमें क्या होता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अभी जो 1 से 6 तक हम लोग पास किए दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप कतई दोस्तों ये चीज़ समझिएगा, गलती मत कीजिएगा कि जो आपका ट्रेंड है बिहार एसएससी का जो पूछने का ट्रेंड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यही इसी के आसपास चीज़ों को वो बनाता है दोस्तों, आप ध्यान रखोगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि टाइफाइड के संक्रमण को दोस्तों, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। सब प्रथम दोस्तों टाइफाइड क्या होता है, तो दूषित पानी पीने से होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या हो जाएगा कि टाइफाइड क्या होता है, दूषित पानी पीने से होता है, दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। दूसरा ये क्या होता है दोस्तों, जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है दोस्तों, तो जीवाणु का नाम याद रखेंगे और जीवाणु से होता है और दूषित पानी से। तीसरा दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये हमारे आंत को क्या दोस्तों, आंत को करता है प्रभावित। तो टाइफाइड से 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों, उसे एक ही बार में एक ही जगह हम लोग याद कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, टाइफाइड के सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है दोस्तों कि टाइफाइड रोग क्या किससे होता है, तो दूषित पानी से होता है दोस्तों। सेकंड क्या है कि ये जीवाणु से होता है, तो कभी कभी आपसे जीवाणु के नाम पूछ लेते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी याद रखेंगे। थर्ड क्या है दोस्तों, इससे प्रभावित अंग, मनुष्य के कौन सा अंग टाइफाइड से प्रभावित होता है दोस्तों, तो आप कैसे क्या जाएगा, आप आंत जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, टीकाकृत होना। तो टाइफाइड के संक्रमण से बचाव के लिए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, टीकाकृत होना। दोस्तों आप ध्यान लगा के जा सकते हो। नहीं टीकाकृत नहीं होगा, बिल्कुल माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा पीने के पानी को उबाल कर पीना, ठीक ना। पीने के पानी को क्या है दोस्तों, उबाल कर पीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पहले बोल दिया गया है कि ये दूषित पानी से होने वाला रोग है। आपका टाइफाइड हो गया, आपका क्या हो गया, हैजा हो गया, दोनों क्या दोस्तों, दोनों किसको, आंत को प्रभावित करता है, दोनों दूषित पानी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं। ध्यान रखिएगा कि कितने वर्ष, तो आपसे पहले बोल यहाँ पे 5 वर्ष की दोस्तों बात है। अब ध्यान रखोगे 5 वर्ष की अवस्था में कुल 20 दांत का दोस्तों 20 दांत होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, 20 दांत हो जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं। आपसे पीरियोडिक टेबल दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जिससे वर्ग के नाम पूछते हैं। जैसे पहला वर्ग हो गया दोस्तों, फिर आपका सेकंड वर्ग हो गया, फिर दोस्तों आपका क्या हो गया, वर्ग नंबर 17 हो गया, और वर्ग आपका 18 हो गया। तो ये जो दोस्तों वर्ग है, ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 से होते हैं। तो महत्वपूर्ण वर्ग यही दोस्तों, यही 4 वर्ग आपसे हमेशा आपसे प्रश्न बनते, इससे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। तो दोस्तों अभी इसको याद कर लेंगे, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। पहला क्या दोस्तों कि आवर्त सारणी के पहले वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी जाएगा। लेकिन दोस्तों आप पूछेगा कि वर्ग 2 अगले पेपर में आ जाएगा, वर्ग 2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्षारीय मृदा धातु। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। किसको, वर्ग 2 को बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ग 1 वर्ग 2 को दोस्तों ध्यान रखना है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु दोस्तों। लेकिन दोस्तों 17 क्या बोलते हैं, 18 क्या बोलते हैं, ये भी आप जानेंगे दोस्तों। 17 को बोलता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, इसे आप ध्यान रखेंगे। पहला क्षारीय धातु, दूसरा क्या क्षारीय मृदा धातु दोस्तों। आपका 17 क्या है, हैलोजन, जबकि दोस्तों 18 क्या है, अक्रिय गैस वाला, अक्रिय गैस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखना है। आवर्त सारणी से यही 4 वर्ग है जिसको बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चारों को आप आसानी से याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या है, 10 है कि कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों कि कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतना ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होवे, जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यकता होती है। सिंपल दोस्तों क्या करना है, मतलब कि आपके प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है, मतलब कि केमिकल जो केमिकल जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन दोस्तों उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग इसका जो क्लास चल रहा है अपना ये बिहार एसएससी का हमारे चैनल पे, मतलब कि एप्लीकेशन पे, उस पर सारी क्लास को आसानी से दिया जा रहा है।
आपको दोस्त अगर आप संतुष्ट हो रहे हैं तो आप इनरोल करके और जो भी प्रश्न बनते हैं एकदम थ्रोली चीज़ों को बताया जा रहा है, सिर्फ उसी माध्यम जिस माध्यम से दोस्तों प्रश्न बन रहे हैं सेम उसी पैटर्न को पकड़ के तैयारी करवाया जा रहा है। दोस्तों क्या फी है? मात्र 222 रुपया फी है, आप इसे इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं हम लोग 11 पे कि एल्केनो। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन है क्या दोस्तों? एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? तो आपसे एग्जाम में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों से प्रश्न बन के आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एल्केन पूछेगा दोस्तों, तो CnH2n क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? एल्केन होता है दोस्तों। अब आएगा CnH2n हो जाएगा दोस्तों। ये किस एल्कीन हो गया, ये चीज़ समझिएगा। इसे एल्केन बोला गया, इसे एल्कीन बोला गया। क्या बोला गया? एल्कीन बोला गया। ये नहीं दिखेगा, इस पर पीला चलेगा। हाँ जी, पीला आ जाइए। हाँ, इसे एल्कीन, इसे हम देखिएगा, इसे क्या बोला गया? एल्कीन बोला गया। जबकि दोस्तों -2 कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? -2 कर देंगे, मतलब CnH2n-2 कर देंगे, ये कहलाता है एल्काइन कहलाता है। तो चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मात्र 3 फार्मूला होता है, तीनों आपसे पूछ लेता है कि एल्केन कौन है, तो CnH2n+2 होता है। ये हो गया केन हो गया, ठीक है दोस्तों, एल्केन हो गया। ये क्या हो गया? कीन हो गया। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये इसको एन बोलते हैं, इसको इन बोलते हैं, इसको लास्ट को आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। एक क्वेश्चन और बन के दोस्तों आता है कि इसमें से संतृप्त कौन है और असंतृप्त कौन है। सिंपल याद रखिएगा कि संतृप्त को बोलेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका संतृप्त हो गया, संतृप्त। बाकी जो दोनों दोस्तों क्या होता है? असंतृप्त होता है। क्या होता है? दोनों असंतृप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन क्या है? संतृप्त होता है, बाकी दोनों असंतृप्त होता है दोस्तों। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कि कार्बन के 2 बॉन्ड से जो जुड़ेगा उसे एल्कीन बोलते हैं। कार्बन अगर 3 बॉन्ड से जुड़ा दोस्तों तो क्या कहलाएगा? वो एल्काइन कहलाएगा। ये दोनों क्या दोस्तों? दोनों असंतृप्त है। क्या है दोस्तों? असंतृप्त है। तो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो 120 बटा क्या होता है आपका? 80 होता है। ये पॉइंट काफ़ी आसान था, इसका लेवल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका लेवल आसान नहीं लगभग बच्चे इसको क्या करते हैं? सही करके आते हैं। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट है कि BCG टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाए जाते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखेंगे कि BCG का दोस्तों क्या होता है? टीका कब लगता है? जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद लगता है, 7 दिन के बाद लगता है, 6 माह के बाद लगता है, या 48 दिन के बाद लगता है। आपका दोस्तों इसे क्या हो जाएगा? जन्म के तुरंत बाद, मतलब कि 48 आवर कह सकते हो। क्या होता है? 48 आवर विद इन क्या होता है? टीका लगाना जरूरी। किसका? BCG का। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों आपका दोस्तों आंसर क्या जाएगा? इसमें आपका आंसर जाएगा छोटी आंत जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत जाएगा। जब भी जो क्वेश्चन बन के आ जाए कि पाचन का सबसे ज़्यादा पाचन किस भाग में संपन्न होता है, तो दोस्तों आपका आंसर छोटी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी प्रश्न में ये बोल के आ जाए कि जो शरीर में जो पाचन का शुरुआत, पाचन क्या है दोस्तों? शुरुआत कहाँ से होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुख से होता है। मुख से, मुख के बाद दोस्तों कहाँ जाता है? तो आमाशय में जाता है। ध्यान रखिएगा, आमाशय में जाता है। और यहाँ पे HCl मिलता है, जठर लोग कहाँ मिलता है? सब आमाशय मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख में होता है। और मुख के बाद दोस्तों ये जो पाचन जो खाना है कहाँ जाता है? तो आमाशय में जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न बन के आता है, आप ध्यान रखोगे।
दोस्तों क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो आपका ऐसे क्या होगा दोस्तों, संख्या पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे संख्या पूछ रहा है। अगर जोड़ी पूछता, दोनों मंत्र सीली मिस्टेक बच्चे से हो जाता है दोस्तों, होना ह्यूमन नेचर है गलती करना। तो लेकिन दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी में ऐसा गलती नहीं करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे प्रैक्टिस। डेली आप लोग के लिए 25 प्रश्न आते रहेंगे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो। साइंस के प्रश्न दोस्तों आपके लिए टिल एग्जाम तक दोस्तों आते रहेगा। आप बेफिक्र होकर रहिए, आपको इसी में से कम दोस्तों लगभग 25 में से 22 पन देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों वादा है और एक कड़ी मेहनत है। हम लोग बैठ के मेहनत करते हैं और थिंक करते हैं कहीं ना कहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से बिहार एसएससी बना के लाता है दोस्तों। बस सेम पैटर्न चलेगा। आप लोग दोस्तों 15 से 20 मिनट डेली हम आपसे मांग रहे हैं कि दीजिए। और दोस्तों आप देखिए कि आपका साइंस किस तरीके से मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा, एकदम लप्पू जैसा साइंस हो जाएगा। जो आपका सचिन है ना, वैसे ही आपका लप्पू जैसा साइंस भी हो जाएगा, सेम इक्वल टाइप का हो जाएगा। देखिएगा संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, 46 लगाना है। लेकिन जब जोड़ी बोले दोस्तों जोड़ी, तो 23 जोड़ी होता है। ध्यान रखिए 30 जोड़ी हो गया, असंख्य कितना होता है आपको, कितना होता है 46 होता है। दोनों में यही अंतर है दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन मैं अभी और बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि क्रोमोजोम से दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं। वंशागति के वाहक दोस्तों, जब भी वाहक का बात आ जाएगा, जब भी वंशागति का वाहक किसे बोला जाता है, तो क्रोमोजोम को बोला जाता है दोस्तों। किसको बोला जाता है, क्रोमोजोम को। और क्रोमोजोम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो वाल्डियर दोस्तों। क्या करना है, वाल्डियर करना है, वाल्डियर। याद करने के लिए इसमें से दोस्तों व ले लो, ये व ले लो, डबल व आ गया, तो ये वाहक हो गया, तो वाल्डियर को। तो अनुवांशिकता का वाहक किसको बोला गया, तो वाल्डियर को बोला गया। पॉइंट ध्यान रखेंगे। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं बोलूँगा कि 22 और लास्ट में एक्स वाई, ये एक्स होता है। आपसे यहाँ पूछ देगा दोस्तों कि ऑटोसोम जो अपना 23 जोड़ी है, तो कितना जोड़ी ऑटोसोम होता है, तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा 22 जोड़ी होता है दोस्तों। फिर आपसे बोलेगा सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम दोस्तों कितना जोड़ी होता है, तो एक जोड़ी होता है दोस्तों। क्या होता है, एक जोड़ी होता है। और बच्चों का निर्धारण दोस्तों यही सेक्स क्रोमोजोम से होता है। 22 प्लस में ये एक्स क्या हो गया दोस्तों, आपका ये 23 हो गया ना, 23 जोड़ी। तो आपको इसी तरीके से याद करना है क्रोमोजोम के बारे में दोस्तों। इतना पॉइंट है। क्रोमोजोम से सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। वाहक कौन हो गए आपको, गुणसूत्र का वाहक क्रोमोजोम को बोला गया है। मतलब गुणसूत्र का शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो वाल्डियर के द्वारा दिया गया है। सेक्स क्रोमोजोम की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिएगा सेक्स क्रोमोजोम का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है दोस्तों, 2 प्रकार से। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो बोलेगा ऑटोसोम की संख्या कितनी है, तो 22 है दोस्तों, 22 एक्स है। जबकि सेक्स क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, तो एक जोड़ी होते हैं। ये अंतर आपको याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछेगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा तो आपसे क्रोमोजोम ना पूछ के सेक्स क्रोमोजोम पूछ देगा कि इसकी जोड़ी कितनी होती है। तो आपको देखना है कि सेक्स क्रोमोजोम मतलब कि एक एक्स होगा, एक वाई होगा, सेम के उसको जोड़ी बोल देंगे, ठीक है। और बच्चों का निर्धारण दोस्तों यही लास्ट वाला जोड़ी सेक्स क्रोमोजोम पे निर्भर करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करते हैं, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दोस्तों। कि जब बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव होता है दोस्तों, क्या होता है, हम लोग को थकान महसूस होना शुरू होता है दोस्तों। क्या होता है, ये बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होगा, लैक्टिक एसिड का जमाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट कल भी पढ़े थे, अभी भी स्टार्ट पीछे है, 2 या 3 क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग डील किए थे। आपको याद होगा कि हार्मोन का बात बोला है दोस्तों, तो विटामिन डी याद रखेंगे, कैल्सीफ्लोर बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, घाव भरने वाला विटामिन। दोस्तों एक क्या बोलते हैं, रतौंधी बोल सकते हैं, रतौंधी से बचाव के लिए दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए का खाने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और विटामिन बी और विटामिन सी को क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील बोलते हैं।
अब पूछोगे बाकी कि बाकी विटामिन किस में होगा, तो बाकी विटामिन जो बच गया बीच से छोड़ के सब वसा में घुलनशील होंगे। क्या होंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे होंगे दोस्तों। तो पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है दोस्तों। सिंपल ही सबसे पहला बात कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग में होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वर्ग 17 में होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ग 17 में होता है। वर्ग 18 क्या बोलते हैं? तो अक्रिय गैस बोलते हैं। वर्ग 18 के जितने भी दोस्तों एलिमेंट है उसको अक्रिय बोलते हैं। वर्ग 1 में क्या बोलते हैं? तो क्षारीय धातु बोलते हैं। वर्ग 2 को क्या बोलते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो चारों वर्ग जो एग्जाम में आता है मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया। लेकिन दोस्तों आप पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? क्या वो आयोडीन है, क्या वो ब्रोमीन है, क्या वो क्लोरीन है, क्या वो फ्लोरीन है? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका फ्लोरीन है, सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन पर दोस्तों। तो आपका ये फ्लोरीन हो जाएगा, आप ध्यान रखोगे। दोस्तों आप देखेंगे क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में और आयोडीन के बारे में आपसे पूछ देगा कौन सा हाइड्रोजन आपका धात्विक चमक रखता है। धात्विक चमक दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब बात आ जाएगा धात्विक चमक का तो आपका इसे क्या जाएगा? आयोडीन जाएगा। फिर बोलते हैं दोस्तों कौन सा अधातु, कौन सा आपका हाइड्रोजन द्रव्य अवस्था में होता है दोस्तों। तो आपका ऐसा क्या जाएगा? द्रव्य अवस्था में रहने वाला कौन अधातु है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन दोस्तों क्या होता है? क्लोरीन से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु हो गया, सर्वाधिक संयोजन, हाँ सर्वाधिक संयोजन वाला, सर्वाधिक संयोजन करने वाला एलिमेंट दोस्तों कौन है? तो क्लोरीन है। और फ्लोरीन के बारे में एक पढ़ याद रखेंगे कि सर्वाधिक निगेटिव तत्व कौन हो जाएगा? सर्वाधिक निगेटिव तत्व हमारे पीटी में कौन हो जाएंगे? तो ये आपके फ्लोरीन हो जाएंगे। दोस्तों तो हाइड्रोजन से संबंधित जो भी मुख्य बात है दोस्तों मैंने आपको बताया। बाकी जो प्रश्न के माध्यम से आगे आ जाएंगे तो मैं बताते चलूँगा, इसको आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 19 है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है दोस्तों। तो राइट इसी का हो जाएगा प्राकृतिक रबर का बहुलक आपका आइसोप्रीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आइसोप्रीन को बोला जाता है प्राकृतिक रबर का बहुलक दोस्तों। तो पॉइंट याद रखिएगा, कई बार आ चुका है, आने की संभावना है दोस्तों। अब दोस्तों एथिलीन के बारे में देखिएगा कि जो हम लोग बरसात, सिंपल समझिएगा, जो हम लोग बरसाती का प्रयोग करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो एथिलीन का बना होता है दोस्तों। किसका? बरसाती। देख लेना, बरसाती हो गया, छाता हो गया दोस्तों, वो किससे बनता है? तो एथिलीन से बनता है। आइसोप्रीन दोस्तों क्या है? तो ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है। एसिटिलीन दोस्तों क्या होता है? कृत्रिम, कृत्रिम तरीके से फल पकाना, फल पकाना। तो आप याद रखोगे अगर आपको फल पकाना है तो कृत्रिम तरीके से अगर फल पकाना है दोस्तों तो एसिटिलीन का प्रयोग करोगे दोस्तों। किसे करोगे? तो एसिटिलीन का प्रयोग करोगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी दोस्तों। तो हेपेटाइटिस के बारे में दोस्तों आपको पता है कि आप ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। और हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। किसे होता है? विषाणु से होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस संबंधित की, हेपेटाइटिस जो दोस्तों किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो आपका आंसर लीवर हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंद्रधनुष में दोस्तों क्या होता है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन होगा दोस्तों? देखना है 3 भीव जीओर वाई ओ आर। आपको बीच का रंग क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन हो जाएगा। VIVGYOR, ये क्या है? 7 रंग है आपका। लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, ग्रीन हो गया, बैगनी हो गया, आपका इंडिगो हो गया, नीला कहते हैं, फिर इसको बैगनी बोलते हैं दोस्तों, ब्लू इसको नीला बोलेंगे। ध्यान रखिएगा कि जितने भी 7 रंग होते हैं दोस्तों उसमें से बीच का रंग पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो कई बार दोस्तों प्रश्न बन के आते हैं उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो आपका दोस्तों इसे क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, या तांबा होगा, कि या एल्युमिनियम होगा। ये आप कमेंट में बताइए दोस्तों कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक दोस्तों कौन होगा। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि पहला कौन हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों। ये आप
कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि मैंने कटअप इसलिए कम रखा था कि ये प्रश्न दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा, प्रथम कौन हो जाएगा चालक, द्वितीय कौन हो जाएगा और तृतीय कौन हो जाएगा, ये आप कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन 23 है कि योगदम की उत्तरजीविता सिद्धांत की बात किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वैज्ञानिक दोस्तों। ये वैज्ञानिक को मतलब कि जैव विकास, जो टॉपिक है जैव विकास का जन्मदाता भी कह सकते हो। सबसे प्रोमिनेंट सिद्धांत अगर किसी का होगा जैव विकास में तो यही व्यक्ति का है और ये उन्हीं का सिद्धांत हो। तो आपको पता होगा कि योग्यता की उत्तरजीविता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, ये कहा जाए आपका डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखेंगे कि योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो डार्विन के द्वारा दिया गया है। किस बुक में दिया गया है, तो डार्विन का बुक का नाम क्या है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। बुक का नाम कभी कभी दोस्तों पूछता है कि डार्विन का बुक का नाम क्या है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है। इसे आप ध्यान रखोगे। और दोस्तों बाकी जो ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, मेंडल के नाम दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना है, ग्रेगर मेंडल को। तो आनुवांशिकता का पिता किसे बोला गया, आनुवांशिकता का पिता दोस्तों याद रखिएगा कि आनुवांशिकता का पिता बोला गया है। लेकिन दोस्तों आनुवांशिकता दोस्तों शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि आनुवांशिकता शब्द बोलेगा दोस्तों तो ये वाटसन के द्वारा दिया गया है। हमेशा ध्यान रखोगे कि आनुवांशिकता का पिता किसे बोला गया है, तो मेंडल साहब को। जबकि दोस्तों आनुवांशिकता शब्द कौन दिया था, वाटसन। सेम वही दोस्तों कि जीव विज्ञान का दोस्तों क्या हो गया कि जीव विज्ञान का पिता पूछेगा दोस्तों तो ऐसे क्या जाएगा आपका अरस्तु जाएगा। जबकि दोस्तों पूछेगा जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा, तो लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रेवी रेनस। सेम दोस्तों आनुवांशिक के पिता मेंडल, शब्द वाटसन। सेम जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और शब्द लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा आज तो इसी कुछ था क्या, तो दोस्तों आपका बताइएगा कि आपका स्कोर इस 23 क्वेश्चन में कितना रहा है दोस्तों। और ये बताइएगा कुछ इसमें फीडबैक, मतलब कि मैं चाहता हूँ कुछ आप सुझाव दीजिए। क्या आवाज़ सही तरीके से जा रही है, क्या मैं उसको सही तरीके से डिस्कस कर पा रहा हूँ, क्या बस कुछ भी आपको लगे कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा मेरे लिए कर दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगा दोस्तों। या ऑप्शन को और तेज़ी से बता दूँ, या मैं क्या करूँ एक ही ऑप्शन को बता के निकल जाऊँ, कि चारों ऑप्शन को जो जानकारी हो रहा है दोस्तों मैं जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराऊँ। जैसा भी कुछ भी कमेंट दोस्तों आप कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि दोस्तों ये कुछ कमी रह गई या कुछ एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कीजिए दोस्तों। और डेली हर दिन दोस्तों देखिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।